नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण और आप सुन रहे हैं एक हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। आज की यह कहानी बिहार के भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड के रहने वाले एक लड़के प्रलव की है। तो आइए अब यह कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रलव है और मैं बिहार के भागलपुर जिले के एक छोटे से गांव सबौर का रहने वाला हूं। आज मैं जो डरावनी कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, वह मेरी स्कूल लाइफ में घटित एक बेहद भयानक और रहस्यमय घटना पर आधारित है। दरअसल हम लोग मूल रूप से गांव के ही रहने वाले थे, लेकिन मेरे पापा शहर में एक गैराज में काम करते थे, इसलिए हम शहर में ही रहते थे। मेरी माँ एक हाउसवाइफ थी और हमारा छोटा सा परिवार इन्हीं 3 लोगों का था, मम्मी, पापा और मैं। गांव में मेरे दादा दादी रहते थे जो हमें बहुत याद करते थे, इसलिए कभी कभी हम गांव भी जाया करते थे। लेकिन दादाजी को कैंसर था और लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया, जिससे दादी बिल्कुल अकेली रह गई थी। पापा कई बार उन्हें हमारे साथ शहर में रहने के लिए कहते, लेकिन दादी को शहर की भागदौड़ पसंद नहीं थी। वे शांति से रहना चाहती थीं, लेकिन उनकी तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी थी और अब उनकी हालत ऐसी नहीं रही थी कि वे घर के सारे काम अकेले कर सकें। इसलिए पापा ने मम्मी से कहा कि वो गांव जाकर दादी के साथ रहे। मम्मी भी यही चाहती थी, इसलिए वे गांव चली गई। उस वक्त पापा का काम भी कुछ खास नहीं चल रहा था, तो उन्होंने मुझे भी गांव भेज दिया और वहीं के एक पुराने स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया गया। यह स्कूल गांव से दूर खेतों के बीच एक पहाड़ी की तलहटी पर बना हुआ था और बहुत ही पुराना था, शायद मेरे जन्म से भी कई साल पहले का। पहले तो मैं गांव कभी कभार ही आता था, लेकिन अब मुझे वहीं रहना था, इसलिए आसपास के बच्चों से धीरे धीरे मेरी दोस्ती हो गई, जो उसी स्कूल में मेरी क्लास में पढ़ते थे। हम सब साथ पढ़ते, खेलते और खूब मजे करते। लेकिन जिस दिन मैं पहली बार उस स्कूल में गया, वह दिन मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जैसे ही मैंने स्कूल के गेट के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी तेज हवा मेरे पास से होकर गुजरी, जैसे किसी ने मुझे किसी आने वाले खतरे के लिए चेतावनी दी हो। वह हवा इतनी तेज थी कि मैं लड़खड़ाते हुए गिरते गिरते बचा। मैंने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने उस पल को झटका दिया और धीरे धीरे रोज स्कूल जाने लगा। मेरी सबसे अच्छी दोस्ती सुबोध और प्रणव से हुई, जो मेरे ही पड़ोस में रहते थे, इसीलिए पहले से जान पहचान थी। पहले ही दिन क्लास में टीचर ने मेरा नाम, पता और परिवार के बारे में पूछा और बाकी बच्चों को भी मेरा परिचय कराया, क्योंकि गांव के ज्यादातर बच्चों को मैं नहीं जानता था। फिर एक दिन जब मैं क्लास में पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे अचानक तेज कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी बैसाखी की टकटक। खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बरामदे में एक टीचर जा रहा था, जिसके हाथ में किताब थी, जैसा बाकी टीचर्स के पास भी होती थी, लेकिन वह एक पैर से विकलांग था और वैसाखी के सहारे लंगड़ाते हुए चल रहा था। जिस टीचर को मैंने स्कूल के बरामदे में देखा था, उसका एक हाथ भी विकलांग था और शक्ल सूरत भी कुछ खास नहीं थी, एकदम साधारण सी। जब मैं उसे देख रहा था, तो उसने भी अजीब ढंग से मेरी तरफ देखा। इतनी तीखी नजर थी उसकी कि पल भर के लिए मैं घबरा ही गया। मैंने इधर उधर देखा, पर क्लास के सभी बच्चे चुपचाप पढ़ाई में लगे थे। किसी ने भी उसे देखा नहीं था। मुझे यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने भी कुछ नहीं कहा और दोबारा किताब की तरफ देखने लगा। हालांकि मेरा ध्यान बार बार उस बरामदे की तरफ जा रहा था, जहां वह टीचर अभी भी मेरी ओर ही देखे जा रहा था। मैं सोचने लगा कि आखिर वो मुझे ही क्यों घूर रहा है, पर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। जब मुझे क्लास के टीचर ने बाहर देखने पर डांटा, तो मैं चुपचाप बैठ गया और पढ़ने लगा। उस अजीब से विकलांग टीचर को देखकर मैंने यही सोचा कि शायद स्कूल का ही कोई टीचर होगा, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लंच टाइम में हम सब ने मिलकर टिफिन खाया और फिर छुपन छुपाई खेलने लगे। जब मेरी बारी आई और मुझे अपने दोस्तों को ढूंढना था, तो मैं पूरे स्कूल में घूमने लगा। वैसे भी स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी और काफी पुरानी थी। जब काफी देर तक ढूंढने के बाद भी मुझे कोई नहीं मिला, तो मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते स्कूल की छत पर चला गया। छत पर कोई नहीं था, पर मेरी नजर
जैसे ही छत के एक कोने पर पड़ी तो मैं दंग रह गया। वहीं एक कोने में वही विकलांग टीचर बैठा हुआ था। मुझे हैरानी हुई कि एक पैर और एक हाथ से विकलांग इंसान इतनी ऊंची छत तक कैसे पहुंचा होगा, और फिर वो वहां बैठा क्या कर रहा था। तभी उसने मेरी ओर देखा और अजीब सी मुस्कान के साथ हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाने लगा। पहले तो मैं थोड़ा सहमा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे कदम उसकी ओर बढ़ने लगे। अंदर से डर लग रहा था, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। तभी अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मैं घबरा गया। पलटकर देखा तो मेरी ही क्लास का एक लड़का खड़ा था। उसने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने झूठ बोलते हुए कहा, कुछ नहीं। फिर मेरी नजर दोबारा उस कोने की तरफ गई, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। मैं चौंक गया। वो टीचर जो अभी कुछ पल पहले वही था, अचानक गायब हो गया था। लड़के ने मुझे घबराया हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? मैंने बस इतना कहा, कुछ नहीं। फिर वह बोला, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन छत पर आना मना है। अगर किसी टीचर को पता चला तो डांट पड़ जाएगी। मैं तो तुम्हें छत की तरफ आते हुए देख लिया था, इसलिए बताने चला आया। चलो यहां से नीचे चलते हैं, वरना मुसीबत हो जाएगी। इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे सीढ़ियों की तरफ ले गया, और मैं भी चुपचाप उसके साथ नीचे उतर गया। लेकिन मेरे मन में बार बार यही सवाल गूंज रहा था, वह विकलांग टीचर आखिर इतनी जल्दी गया कहां? क्योंकि मैं तो सीढ़ी के पास ही खड़ा था और मुझे किसी के उतरने की आहट तक नहीं हुई थी। यह सारी बातें मेरे दिमाग में लगातार घूम रही थीं, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि इससे मुझे क्या लेना देना, और इस सोच के साथ मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया और वापस पढ़ाई में लग गया। क्योंकि लंच का वक्त खत्म हो चुका था और हम सभी क्लास में बैठ चुके थे। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था, तभी एक बार फिर वही बैसाखी की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने बरामदे की ओर देखा तो वही विकलांग टीचर इस बार भी मेरी तरफ अजीब सी मुस्कान लिए घूरता हुआ खड़ा था। उसकी वो निगाहें मेरे रोंगटे खड़े कर रही थीं, लेकिन मैं खुद को संभालते हुए दोबारा किताब की ओर देखने लगा। हालांकि मेरा ध्यान बार बार उसी की तरफ जा रहा था। वह टीचर दरवाजे के पास खड़ा होकर मुझे ही घूरता रहा, जैसे उसकी नजरें मुझ पर ही जमी हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है, लेकिन फिर खुद को यह सोचकर शांत किया कि शायद वो यूं ही देख रहा होगा, और मैंने दोबारा पढ़ाई पर ध्यान दिया। कुछ ही देर में जब मैंने दोबारा बाहर देखा तो वो वहां से गायब था, और मुझे समझ नहीं आया कि वह कब और कैसे चला गया। छुट्टी के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मम्मी और दादी जी ने पूछा कि स्कूल का पहला दिन कैसा रहा, तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत अच्छा था। फिर मैं बाहर दोस्तों के पास खेलने चला गया। थोड़ी देर मस्ती करके लौटा, खाना खाया, थोड़ा पढ़ाई की, और फिर मम्मी और दादी जी के बीच में लेट गया। लेकिन रात को जब मैं गहरी नींद में था, तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे कान में धीरे धीरे मेरा नाम पुकार रहा है, प्रलव, प्रलव। नींद में होने की वजह से शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो आवाज बार बार आने लगी तो मेरी नींद खुल गई। मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने वही विकलांग टीचर बैठा हुआ था। एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी और वह मुझे एकटक घूरे जा रहा था। मैं डर से कांपने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी रात के इस समय हमारे घर में क्या कर रहा है। तभी उसने मुझे भयानक सी आवाज में कहा, तुम चलोगे प्रलव? मेरे साथ आओ ना, मैं बहुत अकेला हूं, मेरे साथ चलो। यह कहते हुए उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मैं एकदम डर के मारे सिहर गया। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा, ऐसा लगा जैसे किसी जादू ने मुझे जकड़ लिया हो। मेरा डर धीरे धीरे खत्म होने लगा और मैं अनजाने में उसकी ओर हाथ बढ़ाने लगा। मैं उठकर उसके पास जाने ही वाला था कि तभी किसी ने मेरे हाथ को पीछे से पकड़ लिया, और जैसे ही वो स्पर्श महसूस हुआ, मैं अचानक होश में आ गया। पीछे पलटकर देखा तो मेरी दादी थीं। उन्होंने मुझे देखकर पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं हड़बड़ा गया और कुछ बोल नहीं पाया। जैसे ही मैंने दोबारा उस टीचर की तरफ देखा, वो वहां से गायब हो चुका था। मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ?
मुझे यूं घबराया देखकर दादी बोली, बेटा, लगता है तुम्हें नींद में चलने की आदत है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास सुला लिया और मैं फिर से लेट गया। लेकिन मेरा मन बेचैन था, क्योंकि मुझे अभी कुछ पल पहले वही टीचर यहां दिखाई दिया था और अब वो गायब हो गया था। इन सब उलझनों में पड़ा मैं कब दोबारा सो गया, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन नींद में एक और खौफनाक मंजर मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने सपना देखा कि मैं स्कूल की उसी पुरानी छत पर हूं और भाग रहा हूं, कहीं छिपने की कोशिश में। लेकिन छत के कोने में वही टीचर बैठा हुआ था, पहले की तरह ही भयानक मुस्कान लिए मुझे देख रहा था। मैं डर से कांप रहा था, चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। तभी वह अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी कानों में गूंजने लगी और देखते ही देखते उसके दांत बड़े बड़े और बेहद डरावने हो गए। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन जैसे पूरे शरीर पर लकवा मार गया हो। मैं बस उस भयानक रूप को देखता रह गया, जो अब पूरी तरह एक इंसान नहीं, बल्कि किसी डरावनी परछाई में बदल चुका था। उस डरावने सपने में उस विकलांग टीचर का चेहरा और भी भयानक हो चुका था। पूरे शरीर पर जगह जगह अजीब तरह के खून के निशान थे। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे और आंखें पूरी तरह से सफेद, जैसे उनमें जान ही न हो। उसके मुंह से लगातार खून टपक रहा था और वह इतनी डरावनी शक्ल में मुझे घूर रहा था कि मैं हड़बड़ाते हुए, चीखते हुए नींद से जाग गया। कमरे में अंधेरा था। चारों ओर देखा तो सब सामान्य था। मेरी मम्मी और दादी सोई हुई थी। मैं डर के मारे चुपचाप मम्मी का हाथ पकड़कर उनके पास सिमट गया और धीरे धीरे फिर से नींद में चला गया। इसके बाद मुझे कोई सपना नहीं आया। सुबह होते ही मैंने पूरी बात को एक सपना मानकर नजरअंदाज कर दिया और तैयार होकर स्कूल जाने के लिए घर से निकला। बाहर निकलते ही मुझे सुबोध और प्रणव मिल गए, जिनके साथ मैं स्कूल की ओर चल पड़ा। लेकिन जब क्लास में पढ़ाई चल रही थी, तभी एक बार फिर मेरी नजर उस विकलांग टीचर पर पड़ी। वह फिर उसी तरह मुझे घूर रहा था, लेकिन मैंने फिर भी किसी से कुछ नहीं कहा। लंच टाइम में जब मैं बाहर गया तो देखा कि वही टीचर मुझे घूरते हुए अजीब सी मुस्कान के साथ बैसाखी के सहारे प्रिंसिपल रूम की ओर जा रहा था। ना जाने क्यों इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके पीछे पीछे प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंच गया। अंदर झांक कर देखा तो वहां वो टीचर कहीं नजर नहीं आया। सिर्फ प्रिंसिपल सर अपनी कुर्सी पर बैठे किसी फाइल में कुछ लिख रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ? तो मैं घबरा गया और बोला, कुछ नहीं सर, और वहां से जल्दी से बाहर निकल आया। लेकिन अब मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। मैंने तो उसे अपनी आंखों से उस कमरे में जाते देखा था, तो फिर वो आखिर गया कहां? इन सब सवालों के बीच मैंने फिर से पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश की और धीरे धीरे सब भूल भी गया। स्कूल की छुट्टी के बाद मैं घर लौट आया। रोज की तरह खाना खाया, थोड़ा पढ़ाई की और फिर सो गया। हमेशा की तरह मम्मी और दादी के बीच में मैं सोया था। लेकिन रात को फिर वही आवाज सुनाई दी, प्रलव, चलो ना मेरे साथ, मैं बहुत अकेला हूं, तुम रहोगे ना मेरे साथ? उस डरावनी आवाज ने मेरी नींद उड़ा दी। जब मैंने आंखें खोली तो देखा वही विकलांग टीचर मेरे बेड के पास खड़ा था, अजीब तरह की मुस्कान के साथ, और इस बार उसके मुंह से खून बह रहा था। मैं घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरी चीखें सुनकर मम्मी और दादी की भी नींद खुल गई। वे दोनों घबरा गई और पूछने लगी, क्या हुआ? लेकिन मैं इतना डर चुका था कि कुछ कह नहीं पाया। उन्हें लगा कि मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे अपने पास सुला लिया और मैं भी फिर से सो गया। लेकिन इस बार सुबह उठते ही मैंने उस सपने को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उसके बारे में सोचता रहा कि यह सब आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है। कौन है वो टीचर? क्या यह सिर्फ सपना है या कुछ और? हालांकि मैं बच्चा था और मेरा मन उस वक्त इतना परिपक्व नहीं था कि इन सवालों का जवाब खुद से खोज पाता। लेकिन जब मैं सुबह स्कूल जाते वक्त सुबोध और प्रणव के साथ रास्ते में था, तो मैंने उनसे कहा, सुनो, वो जो स्कूल में एक पैर और एक हाथ से विकलांग टीचर है ना,
वो मुझे बहुत अजीब तरीके से घूरते रहते हैं और रात को लगता है जैसे वो मेरे घर में भी दिखाई देते हैं। मेरी ये बात सुनकर दोनों मुझे हैरानी से देखने लगे। फिर प्रणव बोला, ऐसा कोई टीचर तो हमारे स्कूल में है ही नहीं। मैंने चौंक कर कहा, क्या कह रहे हो? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कल तो मैंने उसे प्रिंसिपल रूम में जाते देखा, उसके हाथ में किताब भी थी। तो प्रणव बोला, टीचर तो क्या, ऐसा कोई आदमी स्कूल में है ही नहीं, तुम देख कैसे लेते हो? तभी सुबोध ने मजाक में हंसते हुए कहा, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं देख लिया तुमने? मैंने गुस्से में कहा, यार कैसी बातें कर रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। तो प्रणव भी हंसते हुए बोला, लगता तो ऐसा ही है कि तूने भूत देख लिया। अब मैं बोला, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता और न ही मैं डरता हूं। तभी सुबोध मेरी तरफ देखकर बोला, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, और तुम्हें पता है हमारे स्कूल के बारे में लोग कहते हैं कि यहां रात के समय आत्मा घूमती है। इस पर प्रणव बोला, हाँ यही बात है। तभी तो सुबोध बोला, रात के वक्त इस तरफ कोई नहीं आता। कहते हैं इस स्कूल में रात को किसी के होने का एहसास होता है, जैसे कोई छाया हमेशा आसपास मंडराती रहती है, लेकिन दिन के वक्त सिर्फ तुम्हें ही भूत दिखाई देता है। ये कहते हुए दोनों जोर जोर से हंसने लगे और मेरी बात का मजाक उड़ाने लगे। मैंने गुस्से में कहा, कैसी बेफिजूल की बातें कर रहे हो तुम दोनों? लेकिन सुबोध मुस्कुराकर बोला, और नहीं तो क्या, सच ही तो बोल रहे हैं। इस तरह की बहस के बीच हम तीनों स्कूल पहुंच गए। उस दिन जब मैं क्लासरूम में पढ़ाई कर रहा था तो मैंने देखा कि वही विकलांग टीचर फिर से बरामदे में घूमते हुए नजर आए। मैंने जल्दी से बगल में बैठे सुबोध और प्रणव से कहा कि वे भी देखो उस तरफ, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और इस बार हैरानी की बात यह थी कि अब मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं उलझन में पड़ गया कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। इसी तरह 3 दिन गुजर गए। हर दिन वही टीचर स्कूल में कहीं ना कहीं दिखाई देते और रात को मेरे कमरे में आकर मेरे पास खड़े हो जाते और कहते, चलो प्रलव, मेरे साथ चलो। कभी उनकी आवाज डरावनी होती, कभी उनकी आंखों में कुछ ऐसा होता जो मुझे खींचता रहता, लेकिन या तो किसी की नींद खुल जाती या मैं खुद डर कर चिल्ला पड़ता। घर वालों को लगता कि मैं कोई बुरा सपना देखकर डर गया हूं, इसलिए किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन ऐसे ही भूत प्रेत की बात करते हुए हम तीनों दोस्तों ने आपस में एक शर्त लगा ली। सुबोध और प्रणव मेरी तरफ देखकर बोले, बड़े बहादुर बनते हो ना तुम, अगर सच्चे में बहादुर हो तो आज रात स्कूल में 1 घंटे अकेले रुक कर दिखाओ, तब मानेंगे। मैं गुस्से में बोला, और नहीं तो क्या, तुम दोनों मुझे डरपोक कहते हो? तो वे बोले, तो साबित करो। अगर आज की रात स्कूल में 1 घंटे रह लिए तो जो बोलोगे हम देंगे, वरना मान लो सबसे बड़े डरपोक तुम ही हो। अब बात मेरी खुददारी पर आ गई थी। मैंने बिना सोचे समझे कह दिया, ठीक है, आज रात मैं स्कूल में रुक कर दिखाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि यह फैसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। हमने तय किया कि छुट्टी के बाद रात को हम स्कूल में मिलेंगे और मैं वहां 1 घंटे रुकूंगा। उस दिन रोज की तरह स्कूल से लौटकर मैंने कपड़े बदले, थोड़ा खेलने गया और वही बात दोहराते हुए सुबोध और प्रणव से आखिरी बार योजना बना ली। रात को जब मेरी मम्मी और दादी सो गईं, तो मैं चुपचाप घर से निकल पड़ा। घर के बाहर मुझे सुबोध और प्रणव मिल गए और फिर तीनों मिलकर उस पुरानी स्कूल की तरफ चल पड़े। रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा और दूर खेतों के बीच अकेली स्कूल बिल्डिंग को देखकर ही सुबोध और प्रणव के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्हें डरते हुए देखकर मैं बोला, अभी तो दूर से ही डर लग रहा है और मुझे डरपोक बोलते थे, असली डरपोक तो तुम दोनों हो। यह सुनकर सुबोध बोला, हाँ मान लो हम डरपोक हैं, लेकिन अब तुम अंदर जाओ। अगर तुम्हें सच में डर नहीं लगता तो फिर जाओ और 1 घंटे उस स्कूल में रहकर दिखाओ, तब मानेंगे कि तुम कितने बड़े बहादुर हो। सुबोध और प्रणव की यह चुनौती सुनकर मेरे अंदर एक अलग ही हिम्मत आ गई थी। हालांकि सच्चाई ये थी कि अंधेरे में मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी
मैंने अपनी हिम्मत को मजबूत करते हुए कहा, क्यों नहीं? और मैं स्कूल की तरफ चल पड़ा। वैसे भी हमारे स्कूल के गेट पर लॉक नहीं लगाया जाता था, बस सांकल बंद की जाती थी, क्योंकि गांव में लोग कहते थे कि स्कूल में कुछ है, कोई आत्मा है, इसलिए कोई रात के वक्त उस तरफ जाता ही नहीं था। मैं चुपचाप गेट की सांकल हटाकर अंदर घुस गया। घुप अंधेरे में घबराहट तो हो रही थी, लेकिन मैं खुद को बहादुर साबित करने के लिए हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ा रहा था। अंदर दाखिल होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी परछाई के साथ साथ चल रहा हो। किसी की अदृश्य मौजूदगी मेरे ठीक पीछे थी। यह एहसास होते ही मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी अचानक चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। हवा बहुत तेज चलने लगी और आसपास के पेड़ों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। एक पल के लिए मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन खुद को समेटते हुए मैंने कहा, मैं डरपोक नहीं हूं। यही सोचकर मैं आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं बरामदे की ओर बढ़ रहा था, ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बहुत पास से होकर निकला हो और मेरे कान के बिल्कुल पास कुछ फुसफुसा गया हो, लेकिन वह क्या था मैं समझ नहीं पाया। अब मैं और भी घबरा गया था, पर पीछे मुड़कर देखा तो स्कूल से बाहर सुबोध और प्रणव मुझे टॉर्च लिए देख रहे थे। उनकी आंखों के सामने खुद को बहादुर दिखाने की चाहत में मैं आगे बढ़ता ही गया। जब मैं स्कूल के बरामदे में पहुंचा और पीछे मुड़ा तो देखा कि अब उनकी टॉर्च की रोशनी भी गायब हो गई थी। एक पल को तो मैं बिल्कुल डर गया, लेकिन फिर सोचा कि शायद उन्होंने जानबूझकर टॉर्च बंद कर दी होगी ताकि देखे कि मैं डरकर वापस तो नहीं आ रहा। मैंने मन ही मन खुद को समझाया कि मुझे डरना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। मैं डर के मारे कांप गया, तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं, हाथ पैर कांपने लगे थे और उम्र भी इतनी नहीं थी कि ऐसे हालात को संभाल सकूं। पर फिर भी मैंने खुद को खींचते हुए थोड़ा और आगे बढ़ाया। तभी अचानक स्कूल के एक कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से बार बार दरवाजा खोलने के लिए कह रहा हो। मैं वहीं जमकर खड़ा रह गया। उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और अंदर से कोई लगातार चिल्ला रहा था, बाहर निकालो मुझे, मुझे खोलो, मुझे बाहर निकालो। उसकी आवाज बहुत भयानक थी, गूंजती हुई और डरावनी। मेरी रूह कांप गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, बस खड़ा खड़ा कांप रहा था और उस बंद दरवाजे की ओर एकटक देखे जा रहा था। मैं खुद से घबराते हुए बड़बड़ाया, रात के इस वक्त कमरे में कौन हो सकता है? ये सोचते हुए मैं उस दरवाजे के पास गया और कान लगाकर सुनने लगा कि अंदर आखिर कौन है। तभी पास के दूसरे कमरे से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैं घबरा कर उस दिशा में देखने ही वाला था कि अचानक स्कूल के लगभग सभी कमरों के दरवाजों से एक साथ खटखटाने की आवाजें आने लगी। एक पल को लगा जैसे पूरी स्कूल बिल्डिंग जिंदा हो गई हो। कभी इस तरफ से जोर की आवाज आती तो कभी उस तरफ से। हर दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से हिल रहा था। डर से मेरी सांसें तेज हो गईं और मैं कांपते हुए चिल्लाया, कौन है? मैं अब भागने ही वाला था कि तभी स्कूल के पीछे की तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो और भी डरावनी थी। मैंने सोचा शायद सुबोध और प्रणव ही कोई मजाक कर रहे हैं और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं जोर से चिल्लाया, तुम दोनों चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। पर सच्चाई यह थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। डर मुझे अंदर तक चीर रहा था। तभी पीछे से वही जानी पहचानी बैसाखी की थक थक सुनाई दी, जो पहले भी कई बार सुनाई दी थी। मैंने डरते हुए तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था और तभी वही आवाज तब मेरे सामने से आने लगी। मेरी टांगों में जैसे जान ही नहीं बची थी। मैं हकलाते हुए चिल्लाया, कौन है? सामने आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर भी हिम्मत करके मैं आगे बढ़ने लगा, क्योंकि पीछे हटने का मतलब था हार मान लेना और मैं उनका मजाक नहीं बनना चाहता था। तभी चलते चलते किसी चीज से टकराकर मैं जोर से गिर पड़ा और मेरे पैर में तेज चोट लग गई। मैंने नीचे देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। समझ ही नहीं आया कि आखिर मैं गिरा कैसे।
तभी जैसे ही मैंने ऊपर नजर उठाई तो सामने वही विकलांग टीचर खड़े थे। उनके हाथ में वही बैसाखी थी और चेहरा एकदम डरावनी मुस्कान में डूबा हुआ था। मैं कांपते हुए बोला, सर, आप यहां इस वक्त? उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए डरावनी सी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, यहीं रहो मेरे साथ प्रलव, मैं बहुत अकेला हूं। मैं घबरा कर उन्हें ठीक से देखने लगा तो देखा कि उनकी शक्ल धीरे धीरे बदलने लगी थी। वो इंसानी नहीं, किसी भयानक आत्मा की तरह लगने लगे थे। चेहरा बिगड़ने लगा, आंखें सफेद हो गईं और होठों से खून टपकने लगा। मेरी घबराहट चरम पर थी। मैं जोर से चिल्लाते हुए पीछे की तरफ रेंगने लगा, पर वो टीचर अब मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे, लंगड़ाते हुए मगर तेजी से। मैं जान बचाने के लिए पूरी ताकत से स्कूल के गेट की तरफ दौड़ा, जिसे मैं आते वक्त खुला छोड़कर आया था, लेकिन अब वो गेट अंदर से बंद था। मैंने पूरी ताकत से गेट खींचने की कोशिश की, बार बार उसे धक्का दिया, उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। मैं चिल्ला रहा था, सुबोध, प्रणव, कोई है क्या बाहर? लेकिन मुझे न सुबोध की आवाज सुनाई दी और न ही प्रणव का कोई अता पता था। अब मैं पूरी तरह डर के साए में था। एक भयानक रात, बंद स्कूल और एक आत्मा जो मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं घबराते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा, सुबोध, प्रणव, खोलो इसे, वरना वह मुझे मार डालेगा, खोलो गेट। लेकिन किसी ने भी गेट नहीं खोला। तभी मेरी नजर ऊपर की तरफ गई और मैं सन्न रह गया। स्कूल के गेट के ऊपर वही भयानक चेहरा लिए विकलांग टीचर बैठा हुआ था, जो मुझे लगातार डरा रहा था। मैं डर के मारे पीछे की तरफ खिसकने लगा और रोते हुए वापस स्कूल के बरामदे की ओर भागा। मेरी चीखें पूरे स्कूल में गूंज रही थी, लेकिन जैसे कोई उन्हें सुन ही नहीं रहा था। तभी अचानक चारों तरफ से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगीं, जो पल पल बढ़ती जा रही थीं। डर के मारे मैं बेतहाशा भागता हुआ छत की ओर चला गया और घबराहट में यह भी नहीं समझ पाया कि मैं कब ऊपर पहुंच गया। जब होश आया तो देखा कि मैं स्कूल की छत पर था और वहां का सन्नाटा और अंधेरा मुझे और डरा रहा था। मैं तुरंत नीचे उतरना चाहता था, लेकिन जैसे ही सीढ़ियों की ओर बढ़ा, वहां वही विकलांग टीचर खड़ा हुआ था, जो अब मेरी तरफ अजीब नजरों से देख रहा था। उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना हो चुका था। उसकी आंखें सफेद, चेहरा खून से सना हुआ और वह बिना कुछ कहे मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं पीछे हटते हुए छत के कोने तक पहुंच गया और रोते हुए अपनी मम्मी और दादी को आवाज देने लगा, लेकिन वहां कोई भी मेरी आवाज सुनने वाला नहीं था। तभी वह भयानक आवाज में बोला, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा प्रलव, मैं बहुत अकेला हूं। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा और मैं छत के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया। अब उसकी भयानक आवाज गूंजती हुई बोली, नीचे कूद जाओ प्रलव, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रह सकोगे। मैं कांपते हुए पीछे हटता रहा, लेकिन जैसे ही उसने मेरे करीब आकर मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैं एकदम से उसकी पकड़ से छूटकर दूसरी दिशा में भाग निकला। वह मुझे पकड़ने के लिए लंगड़ाते हुए दौड़ने लगा। मैं सीढ़ियों से नीचे भागते हुए बरामदे में आया ही था कि चारों ओर से भयानक हंसी की गूंज सुनाई देने लगी। तभी अचानक वो टीचर उल्टा लटकते हुए मेरे सामने आ गया, स्कूल की छत से उल्टा लटकते हुए। उसके पैर असामान्य रूप से लंबे हो गए थे और वह डरावनी मुस्कान के साथ मुझे घूर रहा था। मैं डर के मारे सिहर उठा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि दीवारें तक थर्रा गईं। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कहां भागूं, कैसे जान बचाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन शायद कोई अदृश्य शक्ति थी जो अब तक मुझे बेहोश नहीं होने दे रही थी। मैं भागने लगा, बस भागता ही चला गया। तभी स्कूल की दीवार से वो टीचर एक जानवर की तरह छलांग लगाकर मेरी तरफ आया। मैं जान बचाने के लिए दौड़ता भागता तहखाने में घुस गया। जैसे ही मैं तहखाने में पहुंचा, एकदम घुटन भरी सड़ी गली बदबू मेरे नाक के रास्ते दिमाग तक चढ़ गई। वहां का माहौल अजीब था। दीवारों पर मोटे मोटे जाले, सीलन और बरसों से जमी हुई धूल से भरा पड़ा कमरा, जैसे खुद किसी भूत की यादों को समेटे खड़ा हो। तभी अचानक वहां रखा सारा कबाड़ अपने आप हवा में उड़ने लगा, जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत थी जो मुझे घेर रही थी।
उस वक्त मेरी घबराहट इतनी बढ़ गई थी कि मेरी आवाज तक गले में अटकने लगी थी। वहां रखे कुछ सामान जैसे खुद ब खुद मेरी तरफ खिसकने लगे, तो मैं डर के मारे एक कोने में जाकर बैठ गया। तभी मैंने देखा कि वही विकलांग टीचर तहखाने के बाहर खड़ा मुझे लगातार घूर रहा था और उसकी निगाहें जैसे मुझे अंदर तक भेद रही थीं। उस कोने में दुबके बैठे अब मुझे अचानक नींद आने लगी, लेकिन इस बात ने मुझे और डरा दिया। कहीं मैं सो गया तो वह मुझे मार ही न डाले। मैं खुद को जागता रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद और डर के बीच एक अजीब सी जंग चल रही थी। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी और मुझे लगा जैसे मेरी सांस ही थम गई हो। मैं तुरंत घबराकर उठ खड़ा हुआ और पूरी ताकत से तहखाने से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से उसकी भयानक आवाजें गूंजने लगी, लेकिन मैं बस दौड़ता ही जा रहा था। यह समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाऊं, किस तरफ जाऊं। उसी घबराहट में मुझे अपनी दादी की कही एक बात याद आई कि भूत प्रेत मंदिर में नहीं घुस सकते। बस फिर क्या था, मुझे सरस्वती माता का मंदिर याद आया और मैं उसी की ओर दौड़ पड़ा। मैंने जैसे तैसे मंदिर का दरवाजा खोला, वैसे ही पीछे से विकलांग टीचर की भयानक चीखें गूंजने लगी, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मंदिर के भीतर जाकर घबराए हुए मां सरस्वती की मूर्ति के सामने बैठ गया। तभी देखा कि वह भयानक चेहरा लिए हुए विकलांग टीचर भी मेरी ओर दौड़ता चला आ रहा था, लेकिन जैसे ही वह मंदिर की चौखट तक पहुंचा, उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना हो गया और वह डरते हुए पीछे हटने लगा। वह जोर जोर से अजीब सी चीखें निकाल रहा था, मुझे अपने पास बुला रहा था, लेकिन अब मैं हिलने की भी हालत में नहीं था। कांपते हुए, थरथराते हुए मैं मंदिर में मां के चरणों के पास बैठा रहा। तभी अचानक आंधी चलने लगी, आसमान में काले बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो भयानक टीचर अब जोर जोर से चिल्ला रहा था और देखते ही देखते वो काले धुएं में बदलने लगा। उसकी चीखें अब पूरे स्कूल में गूंज रही थीं और वो धुआं बनकर स्कूल के हर कोने में फैल गया। मैं यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। धीरे धीरे सब शांत हो गया, लेकिन मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि अब मेरी आंखें भी खुली की खुली रह गई थीं। मुझे यकीन था कि मां सरस्वती ने मुझे बचा लिया था। उसी मंदिर में मां के चरणों में सिर रखकर मैं कब नींद में चला गया, मुझे खुद नहीं पता चला। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को अपने घर के बिस्तर पर पाया। आसपास गांव के काफी लोग इकट्ठा थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी प्रणव की मम्मी मेरी ओर देखकर बोली, बेटा, प्रणव ने हमें सब कुछ बता दिया है। महेश को बहुत डांट पड़ी है। इस तरह का मजाक कोई करता है भला? सब लोग मुझसे बातें करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं घबराहट और थकावट की हालत में एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा था। मेरी दादी ने सबको टोका, अभी इसकी हालत ठीक नहीं है, इसे कुछ मत कहो। दादी की बात सुनकर सभी लोग शांत हो गए और मेरा हालचाल पूछने के बाद धीरे धीरे वहां से चले गए। मेरी मम्मी मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए रो रही थीं। दादी उन्हें समझा रही थीं, भगवान का शुक्र है बेटा कि सुबोध और प्रणव ने आकर सच्चाई बता दी और हम लोग सही वक्त पर इसे ढूंढने निकल गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। उस वक्त मुझे यह भी पता चला कि जब मैं स्कूल में चिल्ला रहा था तो मेरी चीखें सुनकर सुबोध और प्रणव इतने डर गए थे कि वहीं से भागकर अपने घर पहुंच गए थे। घर पर उनके माता पिता ने जब देखा कि मैं उनके साथ नहीं था, तब जाकर सब कुछ खुलकर बताया और गांव के लोग मुझे ढूंढने के लिए निकल पड़े। मैं यह सब सुनकर कुछ बोल नहीं पाया, बस मां के आंसुओं और दादी के हाथ की गर्माहट में छिपा बैठा रहा। लेकिन अब मुझे यह यकीन हो गया था कि जो कुछ भी हुआ वह सपना नहीं था। वो टीचर, वो आत्मा, वह अब भी कहीं इस स्कूल में मौजूद थी। जब सुबोध और प्रणव से पूछा गया कि वे कहां से आए हैं, तो उन्होंने डरते हुए पूरी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। फिर वे हमारे घर आए, जहां मम्मी और दादी मुझे लेकर परेशान थीं, घबराई हुई थीं। उन्होंने आकर सारी बात बताई कि कैसे मैंने स्कूल में रात बिताई थी और कैसे वो लोग डरकर वहां से भाग गए थे। फिर गांव के सभी लोग एक साथ स्कूल की ओर गए और मुझे देवी मां के मंदिर से बाहर निकालकर घर लेकर आए। हर किसी के मन में यही सवाल था
कि मेरे साथ वहां आखिर क्या हुआ था। लोग तो चले गए, लेकिन मैं चुपचाप दादी और मम्मी की बातें सुन रहा था। मैं फिर से रात की उन डरावनी घटनाओं को याद करने लगा और उसी ख्याल में इतना डर गया कि घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरी मम्मी घबराते हुए मुझे संभालने लगी और बोली, तुम ठीक हो बेटा? लेकिन मैं अभी भी डरा हुआ था, कांप रहा था। फिर धीरे धीरे जब मुझे एहसास हुआ कि मैं घर पर हूं, तब जाकर थोड़ी राहत मिली। लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगा जैसे अभी बाहर निकल आएगी। मेरी हालत देखकर गांव के बाकी बच्चे इतने डर गए थे कि उन्होंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। सुबोध और प्रणव की जुबानी उन्होंने सुन लिया था कि मैं रात भर स्कूल में चिल्ला रहा था, जिससे अब उन्हें यकीन हो गया था कि स्कूल में सच में कोई भूत है। दोपहर में जब मैं घर पर ही सो रहा था, तो मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैर में चिकोटी काटी हो। इस एहसास से मेरी नींद घबरा कर खुल गई, लेकिन इधर उधर देखने पर कोई नजर नहीं आया। उसी वक्त दादी मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ बेटा? लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल पाया और चुपचाप फिर से लेट गया। तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरे कान में कुछ कह रहा है। ध्यान से सुनने पर वो आवाज से उसी विकलांग टीचर की थी जो कह रहा था, प्रलव, तुम मेरे साथ ही रहो, मैं बहुत अकेला रहता हूं, चलो ना प्रलव, मेरे साथ चलो। वह मुझे अपने पास बुला रहा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत से मुझे खींच रहा हो। मैं घबरा गया और डरते हुए आंखें खोलकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई आसपास है। मुझे अब नींद में भी डर लगने लगा था। धीरे धीरे शाम हो गई और आसपास के लोग मेरे हालचाल पूछने के लिए घर आ रहे थे। लेकिन जब वे मुझे गुमसुम, शांत और सहमा हुआ देख रहे थे, तो मेरी मम्मी और दादी की चिंता और बढ़ती जा रही थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कहता अगर मंदिर में ना होता तो बचना मुश्किल था, तो कोई कहता किसी बुरी आत्मा का साया है। उनकी बातें मेरी मम्मी और दादी के दिल को और ज्यादा डराने लगी थीं। शाम तक पापा भी आ गए थे। मेरी हालत देखकर वो भी परेशान हो गए और मम्मी को डांटने लगे कि उन्होंने ध्यान क्यों नहीं रखा, कैसे मैं रात को चुपचाप घर से निकलकर स्कूल चला गया। उस रात जब मैं फिर से सोया तो मुझे लगा जैसे मेरे कानों में फिर वही आवाजें गूंज रही हैं। वो आवाजें धीरे धीरे और तेज होती गई। वही टीचर, वही भयानक आवाज फिर से मुझे अपने पास बुला रही थी। मैं नींद में बहुत ज्यादा घबरा रहा था, लेकिन इस बार आंखें नहीं खुल रही थी। तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं, जैसे किसी शक्ति ने मुझे बिस्तर से उठा लिया हो। ये महसूस होते ही मैं हड़बड़ाकर जैसे तैसे आंखें खोल पाया और जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। मैं सच में हवा में था और सामने वही भयानक चेहरा लिए विकलांग टीचर बैठा था, अजीब तरह से मुस्कुराता हुआ। मेरी मम्मी और दादी दोनों मुझे अपने बीच में लेकर सो रही थीं, पर उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था और मैं उस वक्त खुद को जैसे किसी और ही दुनिया में महसूस कर रहा था। पापा बरामदे में ही सो रहे थे, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वह टीचर फिर से मेरे पास आ गया है। वो इस बार जोर जोर से रो रहा था और मेरी तरफ देखकर बोला, प्रलव, मेरे साथ चलो ना, मैं बहुत अकेला हूं। ये कहते हुए उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और वो हाथ धीरे धीरे इतना लंबा हो गया जैसे किसी रबर की तरह खींच रहा हो। उसके नाखून भी बिल्कुल अजीब से हो गए थे, जैसे उनके हाथों में नाखून थे ही नहीं, सिर्फ सड़े हुए मांस का ढांचा। यह देखकर मैं अंदर तक कांप गया। चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। तभी वही भयानक आवाज मेरे कानों में गूंजी, प्रलव, मेरे साथ चलो ना, मैं बहुत अकेला हूं। और मैं बेबसी से हाथ पैर मारने लगा, खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर मेरी देह जैसे किसी अदृश्य जंजीर में जकड़ गई थी। वो टीचर अब मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर मुझे हवा में खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। उस वक्त मेरी आंखें बंद होती जा रही थीं। सोचने समझने की ताकत जैसे कहीं खो गई थी, लेकिन मैं जबरदस्ती अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक मम्मी की नींद खुल गई और उन्होंने जब मुझे हवा में लहराते हुए देखा तो उनकी चीख निकल गई।
जैसे ही उन्होंने जोर से चिल्लाया, मैं धम से सीधे बेड पर आकर गिर गया। मैं कांप रहा था, सांसें तेज तेज चल रही थीं। मम्मी भागकर मुझे गले से लगा लिया और मेरी हालत देखकर खुद भी रोने लगी। मैं घबराकर दरवाजे की तरफ देखने लगा, लेकिन अब वहां कोई भी नहीं था, न वो टीचर, न उसकी बैसाखी की आवाज। लेकिन मेरा बदन पसीने से भीगा हुआ था और मेरी हालत बेहद खराब थी। मम्मी की चीख सुनकर दादी और पापा भी जाग गए। पापा ने जब मम्मी से पूछा कि क्या हुआ, तो वो घबराई हुई थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन जब दादी और पापा ने बार बार पूछा, तो उन्होंने हिम्मत करके सारी बात बता दी। उनकी बातें सुनकर पापा और दादी भी सन्न रह गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। मैं उस रात कुछ भी बोल नहीं पाया, बस चुपचाप बैठा कांपता रहा। मेरी हालत देखकर घर में कोई भी दोबारा सो नहीं पाया। सुबह होते ही कुछ पड़ोसी मेरे हालचाल पूछने के लिए घर आ गए। जब पापा ने उन्हें बताया कि रात को मेरे साथ क्या हुआ, तो वे भी घबरा गए। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। हमारे घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और हर कोई मेरी हालत को देखकर डरा हुआ था। अब तो गांव में एक खौफ सा फैल गया था। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लगे थे। सबको यही लग रहा था कि वही विकलांग टीचर जिसकी आत्मा स्कूल में भटक रही है, वही मुझे परेशान कर रहा है। लोगों की बातों में मुझे एक चीज सुनने को मिली। सालों पहले स्कूल में एक नया टीचर आया था। उसका एक पैर और एक हाथ कमजोर था और वो बैसाखी के सहारे चला करता था। उसका चेहरा भी थोड़ा टेढ़ा था और बोलने का तरीका अलग था, जिससे सभी उसे अजीब नजरों से देखते थे। बाकी टीचर भी उससे ठीक से पेश नहीं आते थे। कभी कोई हंसकर कुछ कह देता, तो कभी बच्चे क्लास में उसका मजाक उड़ाते। कोई भी मौका नहीं छोड़ा जाता था उसे तंग करने का। सबकी बेरुखी और तिरस्कार से वो अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। उसी दौरान स्कूल में एक नई टीचर आई थी, कमला मैम। वो देखने में भी सुंदर थी और उनका व्यवहार भी सबसे अलग था। हर कोई उनका आदर करता था। बस वही एक थी जो उस विकलांग टीचर से ठीक से बात करती थी। लेकिन बाकी सभी लोग, यहां तक कि स्टाफ मेंबर भी, उस टीचर को बस सहानुभूति नहीं बल्कि अपमान की नजर से ही देखते थे। शशांक सर का व्यवहार हर किसी के साथ बेहद शांत और अच्छा था, लेकिन बाकी लोगों की तरह नहीं। कमला मैम उनसे ठीक तरीके से बात करती थी, सम्मान देती थी, उनकी काबिलियत की तारीफ करती थी। बाकी स्टाफ कभी खुलकर उनका मजाक नहीं उड़ाता था, लेकिन बच्चों की हरकतें अक्सर उन्हें चोट पहुंचा जाती थीं। जब भी बच्चे कुछ ऐसा करते, तो कमला मैम उन्हें डांटती थी और शशांक सर का पक्ष लेती थी। उन्होंने न सिर्फ उन्हें इंसान की तरह देखा, बल्कि उनकी कमियों के बजाय उनकी खूबियों की कद्र की। शशांक सर, जो दुनिया से हमेशा तिरस्कृत होते आए थे, उनके लिए यह सब बहुत अनमोल था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी, दोस्ती मजबूत हुई और फिर शशांक सर के मन में कमला मैम के लिए एक गहरा प्यार जन्म लेने लगा। उन्हें लगा कि शायद यह वही रिश्ता है जिसकी उन्हें हमेशा तलाश थी। कोई जो उन्हें बिना दया के देखे, सच्ची इंसानियत से अपनाए। पर यह प्यार सिर्फ एक तरफा था। कमला मैम उन्हें सिर्फ एक अच्छे सहकर्मी और इंसान की तरह देखती थीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जब एक दिन कमला मैम स्कूल में मिठाई का डिब्बा लेकर आईं और बहुत खुश नजर आ रही थीं। जब स्टाफ ने मिठाई देने की वजह पूछी, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया कि उनका रिश्ता तय हो गया है। यह सुनते ही शशांक सर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उन्हें तो यह विश्वास ही नहीं था कि कमला मैम उनके अलावा किसी और को चाह सकती है। उन्हें यह उम्मीद ही नहीं थी कि उनकी भावनाएं एक तरफा हैं। स्टाफ के कुछ लोग पहले ही इस बात को लेकर मजाक उड़ाया करते थे कि शशांक सर शायद कमला मैम की हमदर्दी को प्यार समझ बैठे हैं। और अब जब यह खबर आई कि कमला मैम का रिश्ता कहीं और तय हो गया है, तो उनके चेहरे के भाव देखकर सबके लिए यह नया तमाशा बन गया था। लोग हंसी मजाक में बातें घुमा फिराकर उन पर तंज कस रहे थे और शशांक सर चुपचाप सब कुछ सह रहे थे। जब कमला मैम ने उन्हें अकेले में देखा, तो उनके चेहरे पर फैली मायूसी से हैरान रह गई। उन्होंने शांति से पूछा कि वो इतने उदास क्यों हैं। तब शशांक सर ने
हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दी कि वो उन्हें दिल से चाहने लगे हैं और उन्हें ही अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। यह सुनते ही कमला मैम सन्न रह गई। हालांकि उन्होंने खुद को संभालते हुए पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन जब शशांक सर अपनी बात पर अड़ गए और प्यार को उनके ऊपर थोपने लगे तो उन्हें भी गुस्सा आ गया। गुस्से में कमला मैम ने तीखे स्वर में कहा, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपसे शादी करूंगी? आप कहां और मैं कहां? हमारा कोई मेल ही नहीं है। मैंने इंसानियत के नाते आपसे अच्छे से बात कर ली तो आपने मेरे बारे में यह सब सोच लिया। आज के बाद मुझसे इस तरह की फालतू बात भी मत करना। ये कहकर वो उस दिन स्कूल से जल्दी छुट्टी लेकर चली गई। शशांक सर वहीं खड़े रह गए, जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। एक और तो दुनिया का व्यवहार उन्हें हमेशा दुख देता था, लेकिन आज कमला मैम के मुंह से ये सुनकर उनका दिल पूरी तरह से टूट गया था। वे अंदर ही अंदर बिखर चुके थे। वो पड़ोस के गांव के रहने वाले थे, इसलिए स्कूल से छुट्टी के बाद चुपचाप अपने गांव चले गए। अगले दिन जब वो फिर से स्कूल आए तो उनकी नजर हर वक्त स्कूल के गेट पर लगी रही। उन्हें उम्मीद थी कि कमला मैम आएंगी, शायद बात करेंगी, लेकिन वो नहीं आई। किसी से पता चला कि कमला मैम अपनी शादी की तैयारी में व्यस्त है। वहीं दूसरी ओर जब शशांक सर ने कमला मैम को अपने दिल की बात बताई थी और उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, तभी स्कूल की ही एक और टीचर ने यह सब सुन लिया था। धीरे धीरे यह बात पूरे स्टाफ में फैल गई और सभी ने शशांक सर का मजाक बनाना शुरू कर दिया। पहले ही वह इस बात से टूट चुके थे कि जिससे वो बेइंतहा प्यार करते थे वो अब किसी और की होने जा रही थी, और अब ऊपर से ये ताने, यह अपमान, यह सब सहना उनके लिए नामुमकिन हो गया था। धीरे धीरे उन्होंने सबसे कटकर अकेले रहना शुरू कर दिया। अब वे किसी से ठीक से बात नहीं करते थे, किसी के पास बैठते तक नहीं थे। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा होता जा रहा था। बच्चों की जरा सी शरारत पर वह भड़क जाते और उन्हें डांटने लगते। कुछ शरारती बच्चे जो अक्सर होमवर्क भी नहीं करते थे, अब उनका मजाक उड़ाने लगे थे। एक दिन जब उन्होंने हद कर दी तो शशांक सर ने गुस्से में आकर एक बच्चे पर हाथ उठा दिया। इस बात से वे चारों बच्चे बहुत नाराज हो गए और उन्होंने शशांक सर से बदला लेने की ठान ली। नासमझी में उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका बदला किसी की जान तक ले सकता है। एक दिन स्कूल में जब कमला मैम आई तो शशांक सर ने फिर से उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। यह देखकर उन्हीं चार बच्चों ने एक चाल चली। लंच टाइम में वे शशांक सर के पास गए और कहा कि कमला मैम आपको छत पर अकेले बुला रही हैं। यह सुनकर शशांक सर को एक पल के लिए लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने बड़ी उम्मीद और हिम्मत के साथ जैसे तैसे छत पर चढ़ना शुरू किया, जो कि उनके लिए बेहद मुश्किल था क्योंकि वे विकलांग थे और चलने के लिए बैसाखियों पर निर्भर रहते थे। बड़ी मेहनत से वो छत पर पहुंचे, लेकिन वहां जाकर देखा तो कमला मैम कहीं नहीं थी। पीछे देखा तो वही चारों बच्चे खड़े थे जो उनका मजाक उड़ाते हुए मुस्कुरा रहे थे। गुस्से में शशांक सर उन्हें डांटने लगे तो उन्होंने शरारत में उनकी बैसाखियां छीन ली और उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बैसाखियों को छत के छज्जे पर रख दिया और कहा कि अगर चाहिए तो खुद जाकर ले लो। शशांक सर गिड़गिड़ाते रहे, उन्हें बहुत मिन्नतें की, पर उन बच्चों को दया नहीं आई। फिर वे सब नीचे भाग गए क्योंकि लंच टाइम खत्म हो गया था। अब शशांक सर अकेले छत पर रह गए। किसी को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं आया। क्लास शुरू हो चुकी थी और बाकी स्टाफ ऑफिस में व्यस्त था। ऐसे में जब उन्होंने अपनी बैसाखियां लेने की कोशिश की तो उनका संतुलन बिगड़ गया और वो छत से नीचे गिर पड़े। नीचे जो पत्थर रखे थे उनसे उनका सिर बुरी तरह टकराया और खून बहने लगा। ठीक उसी वक्त एक टीचर जो क्लास जा रहे थे, उन्होंने उन्हें गिरते हुए देख लिया और तुरंत सभी को बुलाया। सभी शशांक सर की हालत देखकर हैरान रह गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। इस हादसे ने पूरे स्कूल को हिलाकर रख दिया। वो चारों बच्चे बुरी तरह डर गए।
लेकिन स्कूल के कुछ बच्चों ने, जिन्होंने उन्हें छत पर जाते और शशांक सर से बात करते देखा था, सारी सच्चाई प्रिंसिपल को बता दी। जब पुलिस आई और पूछताछ हुई तो वे चारों बच्चे रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर बैठे। अदालत ने उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया, जहां वे 18 साल की उम्र होने तक रहे। और मेरे लिए यह सबसे बड़ा झटका तब था जब मुझे पता चला कि उन्हीं 4 बच्चों में से एक मेरा खुद का पिता था, जिसने नादानी में वो गलती की थी जिसकी कीमत एक मासूम इंसान की जान से चुकानी पड़ी। जब पापा बाल सुधार गृह से 18 साल की उम्र में बाहर आए तो दादाजी ने गांव वालों के तानों और समाज की नजरों से बचाने के लिए उन्हें शहर भेज दिया। वहां जाकर उन्होंने एक गैराज में काम करना शुरू कर दिया था। वैसे भी पापा अब गांव बहुत ही कम आते थे। अब तक मुझे उन सभी बातों का पता चल चुका था। गांव में लोग कहते थे कि शशांक सर की मौत के बाद से हर रात उनकी आत्मा स्कूल में भटकती रहती है। कई बार उनके चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। कुछ लोग इस बात को सिर्फ अफवाह समझते थे, तो कुछ लोग इस पर यकीन भी कर लेते थे। कुछ इसे डर फैलाने वाली बकवास मानते थे, लेकिन हकीकत यह थी कि दिन के समय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कभी ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ जिससे यह लगे कि वहां किसी आत्मा का साया है। परंतु मेरे साथ जो हुआ था, उसके बाद गांव के लोगों के मन में अब धीरे धीरे यह यकीन बनने लगा था कि शायद सच में शशांक सर की आत्मा आज भी उसी स्कूल में भटक रही है। लोग यहां तक कहने लगे थे कि शायद वो आत्मा मुझसे मेरे पापा का बदला लेना चाहती है। मेरे पापा उस हादसे के बाद से ही बहुत तकलीफ में थे। उन्हें अपने किए पर पछतावा था, पर अब चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। अब गांव के कुछ लोगों ने मेरे घर वालों को पास के गांव में रहने वाले जोगी बाबा के बारे में बताया, जो भूत प्रेत और आत्माओं की बाधा को दूर करने में जाने जाते थे। ऐसे में मेरे पापा और आसपास के कुछ ग्रामीण मुझे उनके पास लेकर गए। जब वहां पहुंचकर मेरे पापा और बाकी लोगों ने जोगी बाबा को पूरी घटना विस्तार से सुनाई, तो उन्होंने आंखें बंद कर कुछ पल ध्यान लगाया और फिर कहा, इस लड़के के पीछे एक आत्मा है जो इसे अपने साथ ले जाना चाहती है। यह आत्मा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर पापा बहुत ज्यादा घबरा गए। तभी जोगी बाबा ने आंखें खोलते हुए कहा, यह वही आत्मा है जो हमेशा उस स्कूल में भटकती रहती है, मगर किसी को भी दिखाई नहीं देती थी। लेकिन जब इस लड़के ने पहली बार उसे देखा और उसकी तरफ ध्यान दिया, तो आत्मा को यह आभास हो गया कि यह उसे देख सकता है। तब से ही वो इस पर हावी होने लगी है, वरना उससे पहले वो चाहकर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। फिर उन्होंने पापा की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तुमसे जो भूल हुई थी जाने अनजाने में, उसकी सजा अब तुम्हारे बेटे को मिल रही है। वह आत्मा तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाना चाहती है। जब तक उसे उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो पीछे नहीं हटेगी। ये बातें सुनकर पापा बुरी तरह घबरा गए और रोते हुए बोले, हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन उस समय मुझे अंदाजा भी नहीं था कि नादानी में की गई वह हरकत किसी की जान ले लेगी। हमारा इरादा कभी ऐसा कुछ करने का नहीं था। हम तो बस मजाक कर रहे थे, उम्र भी तो कम थी। फिर उन्होंने कांपती हुई आवाज में आगे कहा, पर मेरी उस गलती की सजा अगर मेरे बेटे को मिल रही है तो ये अन्याय है। मैं उसके बदले में अपनी जान देने को तैयार हूं, लेकिन आपसे विनती है, मेरे बेटे को बचा लीजिए। यह कहते हुए पापा ने जोगी बाबा के सामने हाथ जोड़ लिए और मुझसे जुड़ी सारी सच्चाई बताकर मेरी जान बचाने की विनती करने लगे। जब गांव के दूसरे लोगों ने भी हाथ जोड़कर जोगी बाबा से पूछा कि उस आत्मा से छुटकारा पाने का कोई उपाय है या नहीं, तब जोगी बाबा ने आंखें मूंद ली और कुछ देर मंत्र बुदबुदाने के बाद कहा, उपाय है, लेकिन आसान नहीं है। इस बच्चे के कपड़े जो उस पर उस रात थे, उन्हें 7 अलग अलग जगहों से लाए गए पवित्र जल से धोकर उसी के हाथों उस स्कूल में छोड़ना होगा। जगहें होनी चाहिए, कोई नदी, तालाब, बावरी या कुआं, 7 ऐसी जगह। ये कपड़े जब वहां रख दिए जाएंगे तो आत्मा की चेतना इस बच्चे से टूटकर सिर्फ स्कूल की सीमाओं तक सिमट जाएगी।
उन्होंने आगे चेताया, पर ध्यान रहे, इस प्रक्रिया को करते वक्त आत्मा बहुत भयानक रूप धारण कर सकती है। वह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, खासकर उसे जो इसके रास्ते में आएगा। इसलिए बहुत सावधानी और एकजुटता की जरूरत है। यह सुनकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी, पर अब पीछे हटना नामुमकिन था। उसी रात गांव के कुछ बहादुर लोग 7 अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े और तालाब, कुआं, नदी जैसी 7 जगहों से पानी लाकर इकट्ठा किया। मेरे कपड़े जो उस रात मैंने पहने थे, उन्हें उतारकर उस जल से धोया गया और फिर मैं और गांव के कुछ पुरुष पापा समेत उन कपड़ों को लेकर स्कूल की तरफ निकल पड़े। जैसे ही हमने स्कूल का गेट खोला और मैं पापा का हाथ पकड़े हुए डरते डरते भीतर कदम रखने ही वाला था कि चारों ओर अचानक आंधी जैसी हवाएं चलने लगी और एक खौफनाक आवाज गूंजने लगी। सबके कदम वहीं रुक गए। मेरे ज़हन में शशांक सर की वही भयानक मुस्कान ताजा हो गई और मैं कांपता हुआ अपने पापा का हाथ कसकर पकड़े रहा। अब जैसे ही हम स्कूल के भीतर बढ़ने लगे, तभी हवा में उल्टा लटकता हुआ शशांक सर का विकृत और डरावना रूप हम सबके सामने आ गया। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और चेहरा पिघले हुए मोम जैसा डरावना दिख रहा था। कुछ लोग तो इतना डर गए कि जान बचाकर वहां से भाग निकले, लेकिन कुछ गांव वालों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और एकत्र होकर अग्नि जलाई, जिसे देखकर वह आत्मा और अधिक गुस्से में आ गई। अब उसने मुझे घूर कर देखा और उसकी आंखों में जैसे कुछ हासिल कर लेने की लालसा जलने लगी। उससे पहले कि हम कुछ कर पाते, मेरा शरीर अपने आप हवा में उठ गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे जकड़ लिया हो। पापा चीखते चिल्लाते हुए मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैं उनकी पकड़ से ऊपर हवा में लहराने लगा। तभी शशांक सर की आत्मा ने एक हाथ बढ़ाकर मेरा गला दबोच लिया। मैं छटपटा रहा था, रो रहा था, जबकि पापा हाथ जोड़कर चीखते हुए बोले, मेरी गलती की सजा मुझे दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। लेकिन वो आत्मा गुस्से में गरजते हुए बोली, उस दिन तुम लोगों ने मेरी जिंदगी का मजाक उड़ाया था, आज तुम्हारी जिंदगी का खेल खत्म कर दूंगा। यह कहते ही वह भयानक रूप से हंसने लगी, जिसकी गूंज से पूरा स्कूल थर्रा उठा। गांव वाले मशाले जलाकर उसकी ओर लपका रहे थे, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा था। वह मुझे लेकर स्कूल की छत की ओर हवा में उड़ने ही लगी थी कि तभी भीड़ में से गांव के एक बुजुर्ग ने, जिनके चेहरे पर अद्भुत साहस झलक रहा था, देवी का नाम लेकर जलती हुई मशाल उसकी तरफ पूरी ताकत से फेंक दी। मशाल सीधे आत्मा से जा टकराई और फिर वह आत्मा एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे की ओर हट गई। उसी क्षण उसके हाथों से मैं छूट गया और स्कूल के मंदिर के सामने जमीन पर आकर गिरा। मेरे सिर में जोर की चोट आई थी, खून बह रहा था, लेकिन मैं जिंदा था। यह सब देखकर मेरे पापा दौड़ते हुए मेरी ओर आए और मुझे उठाकर सीधा देवी मां के मंदिर में ले गए, ताकि वह आत्मा अब मुझे किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचा सके। उस वक्त मैं इतना डरा हुआ था कि मेरा शरीर कांप रहा था, दिल बेकाबू धड़क रहा था और आंखें लगातार उसी आत्मा की तरफ टिकी हुई थीं। मेरे पापा मुझे समझा रहे थे कि डरने की कोई बात नहीं, देवी मां है ना, सब ठीक होगा। पर मेरा तो जैसे दिमाग ही सुन्न पड़ गया था। मैं बस घबराए हुए आंखों से उस आत्मा की ओर देखे जा रहा था, जो अब भयानक आवाज में चिल्लाने लगी थी। उसकी चीखें इतनी डरावनी थी कि मंदिर के बाहर खड़े गांव के लोग भी सहम गए थे। तभी कुछ बहादुर लोग हाथों में जलती हुई मशालें लेकर मेरे पास आए और चारों तरफ से मुझे घेर लिया, ताकि वो आत्मा दोबारा मुझ तक न पहुंच सके। फिर वे सब मुझे लेकर स्कूल की उसी जगह पर पहुंचे जहां से शशांक सर की मौत हुई थी। वही छत, वही कोना जहां उनके जीवन का अंत हुआ था। पापा ने मुझे उस जगह की ओर इशारा किया और मैंने जोगी बाबा की बताई प्रक्रिया के अनुसार अपने कपड़े वहां रख दिए। लेकिन जैसे ही वो कपड़े वहां रखे, माहौल और भी डरावना हो गया। अब हम वहां से लौटना चाहते थे, पर कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। चारों तरफ बस चीखें, चिल्लाहटें और रहस्यमयी रोने की आवाजें गूंज रही थीं। हर कोई हैरान था कि आवाजें आ कहां से रही हैं, क्योंकि आत्मा अब दिखाई नहीं दे रही थी, बस उसकी उपस्थिति महसूस हो रही थी। अचानक जैसे ही हम वहां से निकलने की कोशिश करने लगे, तेज हवाएं चलने लगी और सारी जलती हुई मशालें
एक एक करके बुझने लगी। अब अंधेरे और भय का वो आलम था कि लोगों की सांसें अटक गई थीं। किसी को लगा जैसे कोई उनके पैर पकड़कर खींच रहा है, किसी को महसूस हुआ जैसे कोई गला दबा रहा है। चारों ओर अफरा तफरी मच गई और तभी उस आत्मा ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया। वो पूरी तरह सफेद, उसकी आंखों की पुतलियां गायब, मुंह से खून टपक रहा था और सिर फटता जा रहा था जैसे मांस के लोथड़े गिरने वाले हों। हर कोई अब मौत को सामने खड़ा देख रहा था। और फिर जैसे ही उस आत्मा ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, अचानक जोगी बाबा वहां पहुंच गए। उनकी गूंजती हुई मंत्रों की आवाज से जैसे जमीन हिलने लगी। उन्हें देखकर आत्मा एक कदम पीछे खिसकी, जैसे किसी डरावने सच से टकरा गई हो। अब स्कूल के चारों ओर चीख पुकार मच गई थी। वो आत्मा जोर जोर से गरजने लगी, लेकिन जोगी बाबा रुके नहीं। उन्होंने गांव के लोगों को इशारा किया और सब उनके पास आ गए। फिर वह पूरे जोर से मंत्रों का जाप करने लगे, जिससे वह आत्मा तड़पने लगी, चीखने लगी और अपनी पूरी ताकत से विरोध करने लगी। जोगी बाबा ने अपनी साधना और सिद्धियों के बल पर आखिरकार आत्मा को काबू में किया और हम सभी को वहां से सुरक्षित निकालकर बाहर ले आए। परंतु वो रात पूरे गांव के लिए एक ऐसा डरावना अनुभव बन गई थी जिसे कोई कभी नहीं भूल पाया। उस रात तो किसी की भी आंख नहीं लगी। चारों ओर डर का माहौल फैल गया था। मुझे तो उसी वक्त बुखार चढ़ गया और मैं बेसुध हो गया। गांव में अफवाहें उड़ने लगीं, किसी का दिल कांप गया था और लोगों के चेहरे पर डर का साया साफ दिखाई दे रहा था। अगली सुबह किसी भी बच्चे ने स्कूल जाने की हिम्मत नहीं की। स्कूल बिल्कुल सुनसान पड़ा था। तब प्रिंसिपल सर खुद गांव आए और लोगों से बातचीत की। जब उन्होंने पूरे हालात सुने तो वो भी परेशान हो उठे। फिर गांव वालों और स्कूल प्रबंधन ने मिलकर एक पवित्र हवन करवाने का निर्णय लिया, जिससे स्कूल को उस बुरी आत्मा के प्रभाव से मुक्त किया जा सके। उस रात गांव के सभी लोग मेरे घर पर इकट्ठा हुए। किसी को नींद नहीं आई, क्योंकि सबको डर था कि कहीं वह आत्मा फिर लौटकर मुझे या किसी और को कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन जोगी बाबा ने जो उपाय बताया था वो हम सब ने पूरी श्रद्धा से कर दिया था। और उस रात के बाद न तो वो आत्मा मुझे फिर कभी दिखाई दी, न ही उसने मुझे डराने या अपने साथ ले जाने की कोई कोशिश की। धीरे धीरे वो भयानक रात बीत गई और सुबह हुई तो गांव के लोगों ने तय किया कि अब स्कूल में पवित्र हवन करवाया जाएगा, ताकि उस आत्मा का प्रभाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। जैसे ही गांव के लोग स्कूल में हवन की तैयारी करने लगे, तभी अचानक से तेज तेज आंधी चलने लगी और चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने लगी, जिससे हर कोई डर गया। फिर भी बड़ी मुश्किल से लोग हवन शुरू करने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी स्कूल में ऐसा लगने लगा जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ रहा हो। उसकी भागने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर बैसाखी के टकराने की आवाज आने लगी और यह सुनकर गांव के सभी लोग भयभीत हो उठे। उस वक्त तो गांव के छोटे बच्चों और महिलाओं को वहां लाया ही नहीं गया था, और जो लोग वहां मौजूद थे उनके चेहरों पर साफ डर झलक रहा था। और तभी एक बेहद डरावनी आवाज गूंजी, मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता, मैं यहीं रहूंगा। इस आवाज में इतना गुस्सा, इतनी नफरत थी कि सभी की रूह कांप गई। फिर किसी के चीखने, चिल्लाने और बिलखने की आवाजें आने लगी और लोग दिन के उजाले में भी डर के मारे कांपने लगे। हवन पूरा करने की कोशिश जारी थी, लेकिन तभी अचानक न जाने कहां से एक बड़ी मात्रा में खून आकर हवन की अग्नि पर गिरा, जिसे देखकर गांव के लोग घबरा गए और अपनी जान बचाकर भाग निकले। अब तो हालत यह हो गई थी कि लोग स्कूल की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। उस रात गांव में चर्चा थी कि स्कूल की दिशा से फिर से तेज चीखें और चिल्लाहटें सुनाई दी थीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो या किसी आत्मा को पीड़ा हो रही हो। अब कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजने को तैयार नहीं थे। स्थिति गंभीर होती जा रही थी, तो प्रिंसिपल सर ने जिला कलेक्टर को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। 2 दिन बाद कलेक्टर खुद गांव में आए। उन्होंने सब कुछ सुना, लोगों की बातें ध्यान से समझी और खुद जाकर स्कूल देखा। जब उन्होंने गांव वालों की बातों पर यकीन किया
तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि फिलहाल गांव के एक खाली मकान को स्कूल के लिए किराए पर लिया जाएगा और एक नई स्कूल बिल्डिंग का निर्माण शुरू किया जाएगा। तभी से पुरानी स्कूल की इमारत को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और कोई भी वहां नहीं जाता। जब नई बिल्डिंग बनकर तैयार हुई तो शुभ मुहूर्त में उसका उद्घाटन किया गया और वहां पढ़ाई दोबारा शुरू हुई। अब तक उस नए स्कूल में किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है, लेकिन उस पुरानी स्कूल को अब गांव वाले भूतिया स्कूल कहकर पुकारते हैं। लोगों का कहना है कि आज भी वहां रात के समय कोई न कोई आवाजें आती है, कभी चीखने की, कभी रोने की और कभी कभी तो कोई कहता है कि बैसाखियों की आवाज भी सुनाई देती है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद मेरे पापा अब मुझे गांव में नहीं छोड़ना चाहते थे। दादी भी अब सब कुछ जान चुकी थी और हमारे साथ शहर में रहने के लिए तैयार हो गई, तो हम सभी वापस शहर लौट आए। अब हम कभी कभार ही गांव जाते हैं। इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं उस एक रात को, उस हादसे को कभी नहीं भूल पाया। जब भी उस अनुभव की याद आती है तो आज भी मेरी रूह कांप जाती है। उस हादसे के बाद मैं रात में डरकर चिल्ला उठता था। बार बार नींद में वही दृश्य दिखते थे, वो आत्मा, वो भयानक चेहरा, वो आवाजें। मेरे घर वाले मुझे बहुत समझाते थे। धीरे धीरे समय के साथ मैं उस डर से बाहर निकलने लगा था। लगभग 6 महीने लगे मुझे फिर से सामान्य जिंदगी जीने में, लेकिन आज भी कभी कभी जब रात गहरी होती है और हवा तेज चलने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे वो आत्मा फिर मेरे पास आ गई है। कभी लगता है वो मुझे घूर रही है, कभी ऐसा लगता है जैसे वो फिर से मुझे अपने साथ ले जाने की बात कह रही है। मैंने यह सच्ची कहानी आप सबको इसलिए सुनाई ताकि आप समझ सके कि जीवन में हमारे अपने कभी कभी जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उसका असर हम पर भी पड़ सकता है। कभी अपनों के अच्छे कर्म हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा लेते हैं, तो कभी अनजाने में की गई कोई गलती हमें ऐसी मुसीबत में डाल देती है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जहां तक हो सके जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारे कारण किसी और को तकलीफ ना हो।